हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का पेपर कैसा था उसी के ऊपर आज की वीडियो है। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि पेपर कैसा आया था, इजी था या टफ था। सो कुछ बच्चों से बात भी की है, तो उनका जो व्यूज़ हैं वो भी मैं ऐड करूँगा इसमें। ठीक है, सो 2022 का पेपर हमारा आज हम इसमें एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। ये आपका प्लान है, 3 प्लान है, जो भी आपको सूटेबल है आप उस हिसाब से प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा चल रहा है, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, वो बहुत ही खुश हैं। ठीक है, तो आप भी चाहें तो उनसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों की आंसर राइटिंग इंप्रूव हुई है, मैं खुद देख रहा हूँ कि उनका लिखने का पैटर्न जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो कुछ और था, और अभी वो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में, और एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, उस वे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही आपको सिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं है, बट ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्लान नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। बस प्लान में ये होता है कि आपको कोई बताने वाला है कि हाँ क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अपना नेम, एज और किस ईयर में आप अपेयर हो रहे हैं और जो आपने प्लान चूज़ किया उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस ईमेल आईडी पे शेयर कर देना। ठीक है, और शेयर करने के बाद जो भी डिटेल्स हैं जैसे आपको आंसर राइटिंग करनी होगी उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अप टू यू है, आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है तो आप कीजिए, नहीं लग रहा तो कोई इशू नहीं है। ओके, और कैसे करना है, कहाँ पे आपको ये पे करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्कैन कर सकते हैं या आप फिर यूपीआई आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, सब जगह चलता है। तो आप पे करिए, प्लान चूज़ करिए और अपना आंसर राइटिंग में एनरोल करिए। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कीजिए, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, चैनल का लिंक है। ठीक है, तो जाइए ग्रुप या चैनल पे, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व करूँगा। या इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर लीजिए, जो भी अपडेट होंगी अब मैं इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दूँगा। और ये ईमेल आईडी है। ठीक है, तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं आप कनेक्ट कीजिए, और कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी होने नहीं दूंगा मैं आपको। जो भी जिस भी तरह के डाउट हैं आप मुझसे पूछिए। एक प्रिपरेशन को एक अच्छे मोड में लेके चलते हैं और बढ़िया से प्रिपरेशन करते हैं ताकि रिजल्ट मिले। ठीक है, पढ़ क्यों रहे हो, ताकि रिजल्ट मिले। ठीक है, तो रिजल्ट मिलना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार पहले पेपर को गो थ्रू कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन डायरेक्ट थे, इनडायरेक्ट थे, या जो हमने पढ़ा है वो रेलेवेंट है या नहीं है, जो वीडियोज़ मैंने आप लोगों के डाली है वो रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको इस छोटे से एनालिसिस में मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 देखते हैं। तो सेक्शन ए में देखेंगे अगर हम, सबसे पहला सवाल है आपका विजुअल ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच पे सवाल पहले तो आया नहीं है, मतलब विजुअल ऑर्गन तो नहीं पूछा है, बट ये नया क्वेश्चन था, बट सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो सिलेबस से लास्ट ईयर जो मैंने टिप दी थी वो बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है, काफ़ी बच्चों ने बताया। ठीक है, वो टिप मैं एंड में दोबारा बता दूंगा आपको कि क्या है। अभी एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिमेट्री रिपीटेड सवाल है, सिमेट्री पे कई बार सवाल आया हुआ है तो फिर से रिपीट हो गया। तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ये बहुत ईजी सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन। दैन उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन पेनक्रियास, डायरेक्ट सवाल है, अभी इसमें कुछ है नहीं। नाइडोब्लास्ट एंड डिफेंसिव ऑर्गन इन सिलेंट्रेट, ठीक है, तो ये हमने कर रखा है लेक्चर में, ये भी आपका रिपीटेड सवाल है। तो इसमें से अभी नया तो आपका यही है, और वो भी सिलेबस में मेंशन है, बाकी ये तीनों सवाल जो हमारे वो रिपीटेड है। ठीक है, आगे देखें अगर, तो इवोल्यूशनरी स्टेटस ऑफ स्फेनोडोन, ये भी रिपीटेड सवाल है। रिपीटेड का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, मतलब यही सवाल पूछा हुआ घुमा के दूसरे उससे तो पूछ दिया है ना, तो ये होता है। एसेक्सुअल सेक्सुअल मोड ऑफ पैरामीशियम दिया हुआ सिलेबस में है ना, इजी सवाल है, ये भी आपने कर सकते हो। जनरल फीचर्स ऑफ एगलिंग मैमल्स, ये पाउच मैमल और एक्वेटिक मैमल, ये रिपीटेड सवाल है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक तो एक ही वो नया आया है। दैन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स इन फिशेज विद सुटेबल डायग्राम, ऐसे स्केल करके नहीं पूछा था इन्होंने, तो ये भी एक नया सवाल बोल सकते हो, बट सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ दी बोल सकते हो, है ना। मतलब ऐसे ये जो जितने भी अभी तक सवाल देखे लगभग डायरेक्टली हैं, क्योंकि ये सब आप पढ़ते ही हो, तो मतलब है सिलेबस से ही, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से आ गया। देन उसके बाद अगला सवाल अगर हम देखें, हैबिटेट जनरल फीचर्स ऑफ ओचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये लास्ट सवाल, ये सेम सवाल, ये हैबिटेट और जनरल फीचर इसके लिए दिया था आपका ब्रैंकियोस्टोमा, तो ब्रैंकियोस्टोमा के लिए दिया था लास्ट टाइम, इस टाइम आपके लिए ओचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, रिपीटेड सवाल है, कितनी बार आप PYQs उठा के देखो, बार बार यही आपका मिल रहा है। ठीक है, कैनाल सिस्टम पोरीफेरम है। देन सुटेबल डायग्राम किसकी, ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई पे आई थिंक नहीं आया सवाल, बट ऐसा नहीं है, सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आई पे सवाल आना चाहिए था, तो आ गया ये। देन आगे देखें आपका कि जो अडेप्टिव रेडिएशन है, रेप्टाइल्स में अडेप्टिव रेडिएशन पूछ दिया, तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट सवाल तो नहीं है ये, बट इनडायरेक्ट सवाल है एक तरह से। डायरेक्ट का मतलब मेरा यहाँ पे है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है एज इट इज़, ठीक है, तो उसको उठा के, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल एज इट इज़ दिया हुआ तो उठा के पूछ देता है, बट अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, ये इनडायरेक्ट सवाल एक तरह से, सिलेबस में का ही पार्ट है, बट इनडायरेक्ट है। ठीक है,
देन उसके बाद मेमेलियन टूथ आपका पहले भी आया हुआ है ना, तो क्लासिफिकेशन ये हम पढ़ते हैं शेप, अटैचमेंट और सक्सेशन के बेस पे आपके अलग अलग वही थीकोडोंट, एक्रोडोंट, वो सब, और मिड टूथ, प्राइमरी टूथ, है ना, शेप के बेस पे वही जो पता है आपको, ये तो सिंपल सवाल है ना, आया हुआ सवाल है। देन उसके बाद हैबिट, हैबिटाट और जनरल फीचर्स ऑफ हर्डमेनिया। तो लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रैंकियोस्ट्रोमा था, इस साल आपका यहाँ पे हर्डमेनिया, सेम सवाल वही 4C था आई थिंक लास्ट ईयर, तो सेम सवाल है। तो हर्डमेनिया सिलेबस में मेंशन है, तो ये हम पढ़ते ही हैं, उसके हैबिट, हैबिटाट और जनरल फीचर ये सब हमने ये पढ़ रखा, हमारा वीडियोज़ में दिया हुआ है मैंने आपको, तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और राइट नोट ऑन इट्स डेवलपमेंट, तो ये भी आप वहाँ से देख लेना। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहला इकोलॉजी का सवाल है इकोटोन्स। तो इकोटोन्स क्या होते हैं, आया हुआ सवाल है, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, एग्जांपल्स और उसके एज इफेक्ट, ये पूछा हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो और देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ पूछ रखा है। प्रिंसिपल, वर्किंग मैकेनिज्म, एप्लीकेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ। कंडीशन लर्निंग इन एनिमल्स, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है सब चीज़ें, है ना, और ये पूछी हुई भी है पहले भी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो रिपीटेड है, ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं। देन पूछ दिया आपका डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुपिंग इन प्राइमेट्स, ठीक है। तो पूछा हुआ सवाल है सोशल ग्रुपिंग के ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये नहीं पूछा है डायरेक्टली, पोल्यूटेंट के ऊपर सवाल है, तो वहीं उसी में आ जाएगा मतलब एक तरह से, ठीक है। देन एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये तो आप जीएस में भी पढ़ते हो यार, ये तो जीएस से मतलब यहाँ पे पढ़ोगे डीप में तो जीएस में लिख दोगे, जीएस में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख दोगे, ऐसे बस यहाँ पे थोड़े से कीवर्ड्स डालने होते हैं ऑप्शनल में, और जीएस में आपको जनरल की तरह लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो आप बहुत पढ़ते हो, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट, नाम लिखने हैं वो सब, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन अभी तक तो पेपर जो क्वेश्चंस हम अभी तक देख रहे हैं वो सारे इजी हैं, ठीक है। बस एक वो एडेप्टिव रेडिएशन रेप्टाइल, मेरे हिसाब से वो ज़्यादातर बंदे नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। अदरवाइज अभी तक तो सब हम पढ़ते ही हैं, इतना तो जो इन्होंने पूछा, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए इसमें। आगे बताता हूँ, तो इसमें देखेंगे काय स्क्वायर एनालिसिस पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। देन उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी, रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, रिपीटेड सवाल है। देन उसके बाद 2 बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन हैबिचुएशन, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। ये डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऐसे, मतलब हैबिचुएशन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा ट्रायल एरर लर्निंग क्या होता है, लेटेंट लर्निंग क्या होता है, बट डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, तो ये मतलब कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब ऐसे डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टफ पड़ेगा जिन बंदों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। देन आपका प्रिंसिपल वर्किंग मैकेनिज्म पीसीआर, रिपीटेड सवाल है, आया हुआ है, डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। देन उसके बाद आपका कॉजेटिव एजेंट मींस स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक जूलॉजी में ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर 4-5 बीमारियां दी हुई हैं, मलेरिया है ना, फिलेरियासिस, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, कोलेरा वगैरह, ठीक है। तो उसी में से एक डिजीज इसने पूछ दिया, ठीक है, पहले नहीं पूछा हुआ था, बट ठीक है, इतना कोई वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। टीबी के बारे में बचपन से सुनते हुए आ रहे होगे, पर बायो के स्टूडेंट हो तो यार लिख ही दोगे सिम्टम्स क्या, डायग्नोसिस देखो कितना अच्छा होता है जूलॉजी में, वो बता देता है कि आपको क्या लिखना है, तो पॉजिटिव एजेंट लिखना है, ठीक है। अब अगर आप यही चीज़ें किसी और पेपर से कंपेयर करो ना, तो वहाँ पे बताते नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी, लिखो भैया, अब ठीक है। अब यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव एजेंट दे दिया, स्प्रेड दे दिया कि कैसे स्प्रेड हो रही है वो लिखो, और सिम्टम्स लिखो, डायग्नोसिस लिखो, ट्रीटमेंट लिखो, प्रिवेंटिव मेजर लिखो, सब कुछ तो दे दिया, सब बता दिया उसने कि तुम्हें क्या लिखना है। अरे इतना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या ही तुम छोड़ोगे इसको, ठीक है। देन बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल से सवाल आ गया, साइकिल वाला ही सवाल है, ठीक है। देन उसके बाद जीन थेरेपी, उसके बाद जीन थेरेपी है, तो जीन थेरेपी आपका सिलेबस में मेंशन है, तो डायरेक्ट सवाल बोल सकते हो तरह से। तो अभी तक तो पेपर 1 का जितना भी अभी हमने देखा है, ठीक है, तो पेपर 1 के दोनों सेक्शन मेरे हिसाब से तो इजी थे। 1-2 सवाल को अगर आउट ऑफ द बॉक्स बोल दे तो बाकी सारे सवाल या तो रिपीटेड है या तो डायरेक्टली सिलेबस से है, मतलब मोस्टली रिपीटेड है, ठीक है। तो पेपर 1 तो अभी तक ईजी रहा है। अब पेपर 2 की तरफ चलते हैं, तो पेपर 2 को देखते हैं, सेक्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आप माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ोगे ही, है ना, तो ऐसा बाहर नहीं है, तो अंदर ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देन व्हाट इज म्यूटेशन, ठीक है। सो म्यूटेशन तो दिया हुआ है डायरेक्टली जेनेटिक्स में, है ना, टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो ये सिंपल सवाल है, कर दोगे। देन कॉस्मिड दिया हुआ है, और वाई प्लाज्मिड इज प्रीफर्ड फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। जब आप प्लाज्मिड और कॉस्मिड पढ़ोगे तो ये आप कर लोगे, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, म्यूटेशन तक तो हम पहुँचे ही नहीं है, चल रहा है बट धीरे धीरे करेंगे। देन हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मेंशन द फैक्टर्स अपसेट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से करा रखा है, एवोल्यूशन वाले लेक्चर में देख लेना, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल और उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो सब, ठीक है। आगे देखते हैं। देन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर वीडियो है, एवोल्यूशन में देख लेना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, और ये दिया हुआ सिलेबस में डायरेक्टली है ना। तो जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें से एक सवाल तो आता ही हर साल, मोस्टली ये आर ही चूज़ करते हैं लोग, पता नहीं क्या इनका ऑब्सेशन है, या तो प्लाज्मा या तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे ये पकड़ेंगे, या तो फिर आर पकड़ेंगे, ठीक है। और कभी कभी लाइजोसोम भी ले लेते हैं, बट ये रिपीटेड सवाल है ना आया हुआ। देन एंडोमाइटोसिस, देन पोलिटीन क्रोमोसोम, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। एंडोमाइटोसिस ऐसे डिफाइन करके नहीं पूछा हुआ, बट सिलेबस में है तो पूछ दिया उसने। और पोलिटीन क्रोमोसोम तो आया हुआ कई बार, ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन। आगे अगर देखें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सूटेबल एग्जांपल, ठीक है। ये भी आपका एक तरह से सिंपल क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपका स्केच द बेसिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इलस्ट्रेट आरएनए पॉलीमरेज टू एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ड्यूरिंग ये। अच्छा, ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब ये कर दोगे अगर पढ़ा हुआ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब मैं थोड़ा सा इसको मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में डाल दूँगा इस सवाल को, अदरवाइज़ इतना मुश्किल नहीं है। बट अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। देन उसके बाद आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सीडीएनए फ्रॉम एन एमआरएनए, ठीक है, ये भी दिया हुआ डायरेक्टली कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप वाइज इंट्रिंसिक मैकेनिज्म अपोप्टोटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अपोप्टोटिक जब आप पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे ही आप, है ना। तो ये है ही प्रिंसिपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन। देन उसके बाद आपका फॉसिल क्या होता है, रिपीट पूछा हुआ पहले भी। एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ठीक है, तो पूछा हुआ हॉर्स। तो वेरिएशन क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, देयर रोल ऑफ इवोल्यूशन, आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, एज इट इज़ पूछ दिया दोबारा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी दोबारा से पूछ दिया, ये बायोडाइवर्सिटी 2 बार आ गया क्या? हाँ भाई, ये 2 बार सवाल है। अभी तो हम पीछे पेपर में देखा व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी, और इन सिटू कंजर्वेशन वाला देख के आए थे हम, फिर से बायोडाइवर्सिटी पूछ दिया इसने। तो मेजर टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन नेचर, ये इन्हें 2 बार क्यों पूछ दिया? चलो ठीक है, अच्छा है 2 बार पूछ दिया। तो जिसने लिखा होगा दोनों मोस्टली, मतलब चलो उसमें इन सिटू था, बट इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज है, ठीक है। बट ये पहली बार देख रहा हूँ मैं इसे, चलो कोई नहीं। तो आगे देखते हैं, सेक्शन बी पे चलते हैं। सो सेक्शन बी में सबसे पहला सवाल है डिफाइन इम्यूनिटी, है ना, और सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स। ये ऐसे इम्यूनिटी पे सवाल आया हुआ, बट ऐसे सेल मेडिएटेड पे डायरेक्ट नहीं आया, बट सिलेबस में मेंशन है तो पढ़ना ही है, सिंपल है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैमेलियन प्लेसेंटा, भाई ये कितनी बार आया हुआ यार, ये 4-5 बार सवाल पूछ दिया। देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। ये तो तुम अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो ये तो, अगर बायो के बच्चे तो यार न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट के क्या फंक्शन होते हैं ये तो तुम आँख बंद करके लिख दोगे। एक छोटी छोटी डायग्राम बना दो खूबसूरत सीन की और बस लिख दो, हो गया। देन उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ वासा रेक्टा एंड मेंशन इज फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन का पार्ट है, तो ये आपका शायद नहीं पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। बायोजेनेटिक लॉ कितनी बार पूछ रखा है, तो इनका फेवरेट सवाल है, इसमें से पूछते हैं बायोजेनेटिक लॉ। देन आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंड डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन द कीमोस्मोटिक कंसेप्ट ऑफ एटीपी, ठीक है। ये आपका वही एटीपी कैसे बनती है, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखें अगर, तो इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, इलस्ट्रेट करना है। ATGC पेयरिंग कैसे होती है डीएनए डबल स्टैंडर्ड में, बना दोगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देन उसके बाद मिकेलिन मेंटेन काइनेटिक पैटर्न, अच्छा ये नया आ गया। तो ये इक्वेशन है मिकेलिन मेंटेन वाली एंजाइमेटिक रिएक्शन की, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, ऐसे मतलब दिया हुआ नहीं डायरेक्टली सिलेबस में, तो बट इन्होंने पूछ दिया, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हमारा सवाल। देन उसके बाद आपका एक्सप्लेन द सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, तो ये तो स्टेरॉइड हार्मोन पे सवाल पूछ रखा है, बट सेलुलर मैकेनिज्म करके नहीं पूछा था, तो इन्होंने इस बार पूछ दिया, ठीक है। रिपीटेड में ही डालेंगे, क्योंकि जब आप एक सवाल पूछ दिया तो उसके ऐसा देखो, एक सवाल पे यूपीएससी ने ये पूछ दिया, तो अब हम यही नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे ना, तो जब थोड़ा सा ये पढ़ोगे तो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे अगर हम देखें तो व्हाट इज़ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होता है, डिस्क्राइब द इंटेस्टाइनल जूसेस, तो कर दोगे यार, फिजियोलॉजी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, फिजियोलॉजी का बहुत ही सिंपल सवाल है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, रेगुलेट हॉट और क्लाइमेट, ठीक है, कर दोगे। स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ विजन इन मैमेलियन आई, कर दोगे मेरे हिसाब से। तो ये तो फिजियोलॉजी के वो सवाल है जो आपको करनी चाहिए, मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है। चलो भाई लास्ट का पार्ट देखते हैं, व्हाट इज स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या है ये हमने पढ़ लिया, जाना डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। स्टेम सेल के टाइप्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है, पूरा करा रखा है, रिपीटेड सवाल है। मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमल्स करा रखा है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लेक्चर में जाना, वहाँ मिल जाएगा। देन लास्ट वाला हार्मोनल रेगुलेशन एंड मेटामॉर्फोसिस, सिलेबस में दिया हुआ है डायरेक्टली क्वेश्चन के, रोल ऑफ थायरोक्सिन इन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस एम्फीबिया, तो वहीं से उठा के पूछ दिया, ठीक है।
तो ये पेपर ख़त्म होता है। और टिप मतलब लास्ट में जो टिप क्या थी, देखो लास्ट ईयर का पेपर उठा लेना और ये वाला पेपर उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा मैचिंग। तो लास्ट ईयर मैंने यही बोला था पेपर के एनालिसिस के टाइम पे कि नेक्स्ट ईयर के लिए टिप ये है कि आप इस साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक्स को छोड़ दोगे। तो वो लगभग हमारे कितने टॉपिक बैठे थे 56 के आसपास, मतलब मैंने बोला था 50 टॉपिक छोड़ देना तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। छोड़ देना एज इन मैंने बोला था लास्ट मिनट रिविजन कर लेना, उसको उसमें रख देना। तो बस अगले साल भी यही है, जो इस साल सवाल आ गए अब इन टॉपिक से अगले साल सवाल नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा वो है, अगर आप पेपर कर रहे हो दे रहे हो यूपीएससी तो आपको एनालिसिस समझ में आ जानी चाहिए अभी तक कि कैसे क्रैक करना है इस एग्ज़ाम को और क्या इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं कैसे बनानी है। तो अगर ओवरऑल इस पेपर को हम बोलें कि कैसा पेपर था, तो पेपर 1 तो बहुत ही मतलब ईजी था, एक तरह से बोल सकते हैं। पेपर 2 भी ईजी था। तो मैं लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ कि पेपर इजी है। लास्ट ईयर का मैं इजी टू मॉडरेट में मैंने बोला था और इस ईयर मैं बोल रहा हूँ पेपर इजी था, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने सिलेबस को देखा है, अगर आपने मतलब जो हमने भी पढ़ा हुआ है वीडियोज़ में, जैसे नॉन कोर डेटा के 50 वीडियो हमारे डेवलपमेंटल के हैं, इवोल्यूशन के, अगर आपने वीडियोज़ देख के भी देखा ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो रिलेवेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम इरेलीवेंट हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो हमारी जो वीडियोज़ हैं वही आपको एक मल्टीपल रिवीजन का भी सोर्स हो सकता है आपका, और उससे आप पढ़ो, चीज़ें समझ में आएंगी, आपको आसानी से समझ में आएंगी, जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्प है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा आपको कि पेपर को एक बार देखो, सिलेबस को एक बार देखो, PYQs देखो, है ना, रिपीट हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस बार के पेपर के लिए मैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टिप और दे रहा हूँ आप लोगों को कि अब क्या करो, जो PYQs आप लिखते हो ना, जैसे कुछ बच्चे जो मुझसे चेक करा रहे हैं, कुछ बच्चे जो कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि वो उनको तो मतलब जो बच्चे चेक करा रहे हैं तो उनके लिए क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो सीक्वेंस में PYQs लिख रहे हैं और उसमें जो भी कमियां हैं वो मैं उनको पॉइंट आउट कर देता हूं, तो वो वहीं पे उसको मैं नोट करके भी बता देता हूं कि ये चीज़ें आपको इसमें सही करनी है, ये चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें इसमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो उनका ये फ़ायदा हो रहा है कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ना वो क्या करेंगे, वही अपने PYQs उठाएंगे, उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन देंगे, 2-3 बार अपनी आंखों के सामने से दोहराएंगे और बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में उनको आंसर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है PYQs लिखने का। तो PYQs लिखने बहुत ज़रूरी है। अपने खुद के PYQs लिखो, किसी से कॉपी मत करो, बिकॉज एट दी एंड आपको ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी है। अगर आप ओरिजिनलिटी मेंटेन नहीं करेंगे अपने आंसर की तो आपका इतना बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब ओरिजिनलिटी ये नहीं है कि अपना ही कुछ लिख के आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। लिखना वही है, मतलब सब लोग वही चीज़ लिखेंगे, बट अपने तरीके से लिखो, अपने हिसाब से लिखो, किसी का कॉपी पेस्ट मत करो। यूपीएससी कॉपी पेस्ट पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी एनालिसिस थी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया बट मैं छोटा ही रखना चाह रहा था। चलो तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय।